ऑलराइट, आपने इसकी सारा कुछ पढ़ लिया जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे हैं? जो बोल्ड वाला है वो क्वेश्चन है, करेक्ट, और जो स्टेटमेंट्स बोल्ड नहीं है वो इंस्ट्रक्शंस है। जैसे भी हमने बात की है, यू शुड स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क, ये क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस के अंदर एडिड है, ये हमेशा लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने आंसर किस तरह से लिखना है, जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे डिमांड करे कि मुझे रीजंस भी दें, मुझे आंसर भी दें, मुझे एग्जांपल्स भी दें। ठीक है, ये तीनों काम करने इसमें लाजिम होते हैं। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि जी कम से कम 250 वर्ड्स लिखिए। हम ज़्यादा लिख सकते हैं, बट अगेन टाइम पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि आपकी एक्सप्लेनेशंस कैसी हैं। अदरवाइज 250 वर्ड्स मिनिमम आपने लिखने ही हैं। ये जो बीच की स्टेटमेंट रहेगी है विच इज बोल्ड, यहाँ तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, या इसके इर्द गिर्द एक वो मार्जिन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिक, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कोई भी ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी बता सकते हैं, आप जो बैठे हैं आप भी बता सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके बदलते हैं। तो उसमें इम्पैक्ट क्या है और नॉन कौन आगे फ्यूचर में क्या है? जबरदस्त हो गया, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो भी हम वर्ड ले लेते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजी, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात कर रहे हैं। गुड, उसको अल्टरनेटिव हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इससे सबको वाकिफ है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या बनता है? तो एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखी हो कहीं पे? मोबाइल फोन, या लैपटॉप, ठीक है, योर इंटरनेट, ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं। सोशल मीडिया पे जितनी भी आपकी वेबसाइट्स एंड सो ऑन। गुड हो गया, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आज के दौर में हम वाकिफ ना हो। गुड, एवरीबडी इज नोन टू दीज थिंग्स। ठीक है, द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, इसका क्या मतलब हो? चेंज्ड, ठीक हो गया, मीन्स कुछ चेंज आ गया। द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड लिव, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा। गुड, ठीक है, हम बातचीत कैसे करते हैं, हम अपने काम कैसे करते हैं, या हम अपनी डेली लाइफ कैसे गुजार। ठीक है, गुड हो गया। आइट्स में हमेशा सबसे पहले टॉपिक दिया जाता है, ये सिंगल स्टेटमेंट टॉपिक रिप्रेजेंट कर रही है। उन्होंने सिर्फ आपको बता दी कि टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ चुके हैं कम्युनिकेशन में, काम में और लिविंग में। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपके नीचे हैं। अब उससे दो सवाल आपसे पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या डिमांड है? इसको उसका इम्पैक्ट क्या है सही है। किस चीज़ की बात करेंगे हम इसमें? और टाइम की कौन सी बात करेंगे, किस टाइम की बात करेंगे? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम की इम्पैक्ट। बात। परफेक्ट हो गया, मैं PRT लिख देता हूँ प्रेजेंट के लिए। हाउ हैज डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेसेस, क्योंकि ऑलरेडी मौजूदा दौर में जिसमें भी आप रह रहे हैं अभी, काम करने के तरीकों पे क्या फर्क पड़ चुका है, इम्पैक्टेड आ गया। ठीक है, टेंस की बात करें तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा होगा। तो पहले तो आपने ये बताना है कि ऑलरेडी इम्पैक्ट क्या हो चुका होगा एग्जिस्टिंगली। इसके लिए मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो यू कैन इजीली सी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूजेज क्या है आजकल में काम के दौरान, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्क प्लेसेस को हाईलाइट कर लिया। अब वर्क प्लेसेस कौन सी हैं? कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, आप टीचिंग ले लें, अभी भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे सकते हैं, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री और ले सकते हैं, किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, मगर वहां पर आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट की बात करनी की प्रेजेंटली क्या होगा। गुड, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा ख्याल ये तो इजी है, व्हाट फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स क्या, आने वाले दौर में या आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंटिसिपेट का क्या मतलब होता है? ठीक है, एक्सपेक्ट करना, एंटिसिपेट। ठीक है, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है। गुड, यस सर। एक क्वेश्चन आपका प्रेजेंट पे है और एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर पे है।
टॉपिक आपका ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का आजकल क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इसके अंदर डेफिनेटली आप मैनुअल को और डिजिटल को थोड़ा सा कंपैरिजन में भी लेके जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। या आप डायरेक्टली सिर्फ बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज डिजिटाइज हो चुकी है, उसका एक हैवी इम्पैक्ट आ चुका हो। और इसमें रीजन और एग्जांपल जो है ये रीजन हम क्या देंगे उसकी एग्जांपल पे देंगे और उसका वो रीजन एग्जांपल तो जो नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, उस पर चलते हैं अभी। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इसमें फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है, ये हमने दो बातें करनी। गुड। एक तो हो गया कि ऑलरेडी क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। जब हम आने वाली बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग की और एडवांसमेंट्स की बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी मैनुअली चल रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो भी आने वाले दौर में डिजिटाइज हो सकते हैं। गुड। क्वेश्चन की समझ आ गई। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। अगर आपने हमेशा इस चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि लिखना क्या है इसके अंदर, जैसे भी सर ने बात की है कि एग्जाम्पल और वो कंफ्यूज हो जाता है, दैट्स वन थिंग। दूसरा है कि लिखना क्या है, इसमें हम बात क्या करें, तो वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करेंगे। तो पेपर में लिखने से पहले हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एग्जाम में आपके पास जो आपकी वर्कशीट होगी लाइक स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, सिंपली बाद में उसको सिलेक्ट करके डेल कर दें। अदरवाइज एग्जाम में आपको एक फिजिकल पेपर और पेंसिल भी दिया जाता है, आप चाहें तो उसके ऊपर अपना रफ वर्क कर लें, कोई हर्ज नहीं। गुड। रफ वर्क से मेरा क्या मतलब है, जो भी हम आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सारी करेंगे। ओके हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, आपने ये भी सवाल पूछा है ना, हम इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसी में से हम रीजन और एग्जांपल्स को सेपरेट करेंगे। गुड। ठीक हो गया। पहले हम सिर्फ 2 मिनट इस बात पे सोचेंगे कि कौन कौन से काम ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके हैं, जिसका डिजिटल टेक्नोलॉजी का कामों पे असर हो चुका हो। 2 मिनट काफी है, चलिए 3 मिनट ले लेते। 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। मुझे सिंपली बुलेट्स चाहिए, मुझे सेंटेंसेस नहीं चाहिए। बुलेट बुलेट 1 वर्ड में भी आ सकता है, 2 वर्ड्स में भी आ सकता है, 3 वर्ड्स में भी आ सकता है। टेक 5 मिनट्स टाइम, थोड़ा सा सोचें। ठीक है, अगर नहीं सोच आ रही तो बेशक गूगल की मदद ले लें, आई डोंट माइंड। आपने मुझे बस ये बताना है कि कौन कौन से कामों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आ चुका है। गुड। जस्ट बुलेट्स, 4 बना दे, 5 बना दे, 6 बना दे, मोर देन इनफ, 4 5 बुलेट्स, नो मोर देन दैट। ऑलराइट, यू गॉट 5 मिनट्स टाइम ऑन द क्लॉक, 5 मिनट आपके पास। ऑलराइट जी, हम बात कर रहे थे कि हाउ हैज डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेसेस। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हमने बात शुरू की है, और टॉपिक मेरा ख्याल है आज का इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वी कैन सी थिंग्स गोइंग अराउंड अस। पहला बुलेट लिख लेते हैं, स्क्रीन को ना थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि जरा हमारे पास ज्यादा जगह आ जाए। ओके, अब लिखते हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज मुझे एक सेक्टर बताएं पहले जहां पर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आ गया, फिर उसके अंदर इम्पैक्ट क्या है उसकी बात करेंगे। सेक्टर, एजुकेशन। एजुकेशन ले लेते हैं। ठीक हो गया। आप अब अगर आंसर लिख रहे हैं, आप कहते हैं जी कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है ना वो एजुकेशन सेक्टर में आ गया, ये आपका 1 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, अब आया क्या है, इम्पैक्ट क्या है वो मुझे बता दें, कोई एक। सर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, परफेक्ट हो गए। जैसे अभी हमारे कुछ कैंडिडेट्स पे ले रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल है आजकल के दौर के मुताबिक। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको ये बोर्ड पे प्रेजेंटेशंस नजर आ रही हैं, आई एम वर्किंग ऑन द फाइल। मेरे कोई हाथ गंदे नहीं हो रहे, ना मैं कोई चॉक टेस्टर यूज कर रहा हूँ, ना मैं कोई बोर्ड मार्कर यूज कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिंपली स्टैंडिंग एट वन प्लेस एंड आई एम जस्ट टाइपिंग ऑन द स्क्रीन। मुझे क्लियर करना है, डेल किया, दोबारा लिख दिया, एंड ऑल ओके। ये भी हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, कह लें कि हम मैनुअल से डिजिटल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए हैं। फिजिकल क्लास में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मगर जब हमने ऑनलाइन की बात की तो टोटली डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिजिकली कैंडिडेट को या टीचर को प्रेजेंट होने की जरूरत है, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आंसर क्या होगा जी, एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आ गया करंटली। एक्सप्लेनेशन जा रही है कि जी द टीचर एंड द स्टूडेंट
does not have to be physically present at one place. दोनों रिमोट प्लेसेस पे होने के बावजूद एट द सेम टाइम कनेक्ट करके क्लास कंडक्ट कर सकते हैं. बिकॉज इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? कोविड में तो जब लोग चलो, lockdown था, हम कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, कि कोविड में, कोविड-19 कर ले दो या कोविड भी कर ले. कोविड में मोस्टली, ठीक है, हम एजुकेशन को कर लेते हैं. क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन था तो फिजिकली गैदरिंग की बिल्कुल मनाही थी. ठीक है, नॉट इवन इन पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द ग्लोब. ठीक है, 2-3 लोगों को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी. एग्री? सो थ्रू आउट एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, कॉलेजेस की हो रही है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. इसके अलावा आप अभी की करंट एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप कह सकते हैं जी एफएलसी में हम क्लास आइल्स की ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं. ये भी एक एग्जाम्पल वन. गुड, जैसे भी क्लास चल रही है ऑनलाइन. ओके हो गया. प्लस हम कई बार लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, जैसे भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, रिकॉर्डिंग का क्या फायदा है? ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसका आप बाद में रीयूज कर सकते हैं. द रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैन बी रिव्यूड अगेन एंड अगेन व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लास. ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई. पहले क्या होता था, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब हम कहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं थी, स्टूडेंट्स जब लेक्चर्स लेते थे तो वो अपने नोट्स जरूर मेंटेन करते थे ड्यूरिंग द क्लास के, कौन कौन सी खास बातें बताएंगी. फिर अगर कुछ मिस हो जाता था, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जो फेलो स्टूडेंट्स उनके साथ नोट्स शेयर करते थे. या कई बार टीचर नोट्स बना के स्टूडेंट्स को फिजिकल फॉर्म में डिलीवर करते थे, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, ताकि मेन मेन बातें स्टूडेंट्स के पास रहें. मगर आजकल एक्चुअली सारा कुछ शिफ्ट हो गया हुआ है डिजिटाइज के ऊपर. मोस्टली कैंडिडेट्स रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, या टीचर्स खुद रिकॉर्डिंग करके स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ताकि जो भी डिस्कशन हुई हो वो रिव्यू करने में आसानी हो जाए. एग्जाम्पल बन गई. व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, और मैं आपसे अगर कहूँ कि यार बुलेट्स बनाने हैं, तो एक्चुअली बुलेट इस सीक्वेंस में बननी चाहिए कि मेरा मेन आंसर क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा और उसकी मैं एग्जांपल कैसे दे सकूं. जैसे अभी हमने एजुकेशन की बात की, दैट्स द मेन आंसर. एक्सप्लेनेशन होगी कि ऑनलाइन क्लासेस है, एक दो लाइन इस पे आ जाएगी, और इसी तरह एक दो लाइन आ जाएगी आपकी एग्जांपल के ऊपर. एक बुलेट कवर. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक और मुझे बताएं, कोई और इंडस्ट्री का बता दें. चलें हम प्रोमिनेंट ले लेते हैं. एक हम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और एक हम मेडिकल की ले लेते हैं. ठीक है, या चलें वैसे तो इसकी काफी एग्जांपल्स हैं, एक और भी ले लेंगे. कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं. अभी मैंने किसी का पढ़ा था कंस्ट्रक्शन का. सर इसमें मेन तो आ गया जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिजिटाइजेशन होगी. एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? क्या एक्सप्लेन करेंगे हम इसके अंदर कि डिजिटल हो गया सब कुछ? maths, ठीक है. और आप मैप्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम घर के 2D डिजाइन्स बना सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर. पहले जो ड्राफ्ट्समैन काम करते थे, अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आपने कभी नक्शे देखे हो, तो वो पेपर पे बनते थे और हाथ से बनाए जाते थे और बड़ा टाइम लगता था. ठीक है ना. आजकल वही काम सिस्टम पे शिफ्ट हो गया होगा. सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनके, वो उसमें डालते हैं और बन जाते हैं. अगर हम कंस्ट्रक्शन की बजाय कार डिजाइन के ऊपर आ जाए, बाइक डिजाइन के ऊपर आ जाएं, एरोप्लेन्स डिजाइन के ऊपर आ जाएं, ट्रेन डिजाइन के ऊपर आ जाएं, सब कुछ पहले हाथ से बनता था, मगर अब वो सिस्टम के अंदर चला गया सारा. उसमें डायमेंशंस डालते हैं, उसमें नए नए डिजाइन हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही बना लेते हैं. गुड. हाँ, आगे डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर कितने अच्छे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये जो मैंने बात की कि मैप्स आपके डिजिटाइज हो गए एंड ऑल दैट, और इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? अगेन आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं. अगर तो किसी सॉफ्टवेयर का नाम पता है तो गुड, नहीं पता तो क्रिएट भी कर सकते हैं, आप फर्जी एग्जांपल भी डाल सकते हैं. गुड. आप कह सकते हैं कि एबीसी सॉफ्टवेयर है, मीन्स एबीसी नहीं लिखना, अपने नाम पर कोई बना दो. कभी भी आइल्स के पेपर में XYZ और एबीसी का यूज नहीं करना. कोशिश करनी किसी चीज का नाम डालना आप. ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, एक ली मैप्स सॉफ्टवेयर है, हम इसको यूज करते हैं और हम मैप्स बना लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे भी कोई नाम नहीं याद आ रहा. मेकिंग सेंस? ऑटो कैड जेन्स में नहीं आ रहा. ऑटो कैड का आप नाम डाल.
ले एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। ठीक है ना, लेकिन कितनी देर बोली बुलेट्स बनाने में, सिंपल आपका एक माइंड मैप बनता जा रहा है कि मैंने ये बात करनी है, फिर मैंने ऐसे एक्सप्लेन करना है, फिर मैं ऐसे एग्जांपल दे दूंगा। सो व्हेन वी गो फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्चुअली 2 3 या 4 मिनट मोर देन इनफ होता है। हाँ, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बार बार पढ़ी थी, एक मेडिकल फील्ड की मैंने पढ़ी है। ठीक है, मेडिकल फील्ड के अंदर हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। आप बता दें सर, आपने बुलेट लिखा, सिटी स्कैन, और आपने लिखा था रिमोट सर्जरीज का। आप Sir, one place, if we're living in one place, and if you want to create it in a different city, in a different country, you can create it during live video calls and different robotics with the help of different robotics. परफेक्ट हो गया, जबरदस्त। ठीक है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है डिजिटल टेक्नोलॉजी की। अभी आपने सिटी स्कैन्स की बात की, हमारे पास डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल हैं, मींस एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इन विच वी कैन लाइक विजुअलाइज द ह्यूमन बॉडी एंड वी कैन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन ऑपरेट। ठीक है, इवन दो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम पेशेंट के प्रेजेंट और पेशेंट और डॉक्टर जैसे एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तब भी कई बार डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं टू ऑपरेट। ठीक है, प्रोसीजर्स एडवांस हो गए होंगे। अदरवाइज ये रिमोट सर्जरीज की क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अब ये बनेगा कि डॉक्टर कहीं और है, पेशेंट कहीं और है, तो डॉक्टर ऑनलाइन जो है ना किसी रिपोर्ट को ऑपरेट करके पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग अवेलेबल है अभी। और इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यूएसए में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं पे भी आप एक एग्जांपल डाल दो। गुड, मेकिंग सेंस। एक आखिरी बात जो कि बहुत ईजी है और मेरे ख्याल आप में से काफी लोग उसको यूज भी करते हैं, आजकल हम डिफरेंट एप्स यूज करके अपनी फूड डिलीवरी करवा लेते हैं। ठीक है, या हम डिफरेंट एप्स यूज करके अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे शॉपिंग डाल देता हूँ। शॉपिंग अगर मैं डाल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल शॉपिंग जरा डिजिटाइज हो गई है, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कैटलॉग्स फोन पे देख सकते हैं, ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट मेथड भी इवन डिजिटल हो गया हुआ है, आप डिजिटली पे करते हैं, जरूरी नहीं कि घर आएगा पे करेंगे। इसके अंदर आप आइटम्स की बात कर लें या आप फूड की बात कर लें, दोनों ही चल जाएंगे। गुड। सो जब भी आता है ना कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, तो मेरा ख्याल है अगर अपने इर्द गिर्द नजर लाइक दोहराएंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन उबर शुबर आप जैसे बुक करते हैं आजकल, ये भी सारा ऑलमोस्ट डिजिटल हो गया। पहले क्या होता था, जाओ सड़क पर खड़े हो, हाथ हिलाओ, कोई रुकेगा तो फिर वो खाली है ठीक है नहीं। आजकल क्या है, आप अपना फेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, डेस्टिनेशन, इवन आप अपनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने रिक्शे पे जाना है, आपने बड़ी गाड़ी पे जाना है, छोटे, कुछ भी, एनीथिंग। गुड। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? ये वाला ब्रेनस्टॉर्म हो गया। ठीक है, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। आप इनमें से कोई भी बुलेट उठा लें, चाहे मेडिकल का उठा लें, चाहे शॉपिंग का उठा लें, चाहे एजुकेशन का उठा लें, चाहे कंस्ट्रक्शन का उठा लें। ठीक है, मुझे एक अच्छा सा सेंटेंस बना के दें कि जी मेन जो इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री में आ गुड। उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इम्पैक्ट क्या है, जैसे भी हमने बात की, जनरल बात करें, और फिर उसके नीचे उसकी एक एग्जांपल लिख के दें मुझे। ठीक है, आपकी आसानी के लिए एक जुमले में मुझे लिख दें कि किस इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आया, कम से कम 2 सेंटेंस लिख दें कि इम्पैक्ट क्या आया है, और फिर 2 सेंटेंस में उसकी एग्जांपल लिख दें। टोटल 5 से 6 जुमले लिखने, नो मोर देन दैट। अगर आप ज्यादा लिख देंगे दैट्स फाइन, अदरवाइज 5 to 6 सेंटेंस तो लिख के देंगे मुझे। गुड। ठीक है, ऐसा करें इसमें से किसी दो पे लिख दें, जरा अच्छा हो जाएगा, आपके टोटल 12 जुमले बन जाएंगे। ओके हो गया, इन चारों में से कोई भी उठा लें या इसके अलावा आपको लिखना चाहते हैं वो ले लें। आपके पास टाइम है कितने, 7 8 मिनट काफी है? ठीक है, 7 8 मिनट्स। ओके जी, आपने भी पैराग्राफ लिखा और एक पैराग्राफ हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, बिफोर आई गो एंड एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, आइल्स के क्वेश्चन के अंदर उसका राइटिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमने उसी को एग्जीक्यूट करना होता है। बेसिकली आइल्स वाले खुद डिमांड करते हैं कि आपने जो भी आंसर देना है, पहले तो वगैरह के आंसर दें और उसके साथ उसकी रीजंस भी दें। सो इट मीन्स आंसर स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेटमेंट, या आंसर वन वर्ड में एक लाइन में भी आ जाता है। उसके बाद आपने उसकी रीजंस देने होते हैं। ठीक है, एक रीजन भी दे दे काफी है, दो भी दे दे काफी है, मीन्स उसको एक्सप्लेन करना होता है। और उसके बाद फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपसे एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं।
आपने याद ये रखना है कि जब भी आप किसी भी आंसर को लिख रहे हैं, मीन्स आइडिया को लिख रहे हैं, तो आइडिया लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन और एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट वहां पे गिवन है। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, इसलिए आप कुछ भी लिख दें अगर वो उसको रिलेट कर रहा है, आपका आंसर ओके। अब हम इसकी जरा एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो आंसर says he digital technology has significantly transformed workplaces by streamlining communication and enhancing collaboration. Now, as per this answer, इसमें दो आइडियाज आए हैं कि एक तो कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है और उसकी वजह से हमारी कोलैबोरेशन जो है वो अच्छी हो गई। ठीक है। एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स, एक्सप्लेनेशन आ गई, कम्युनिकेशन की बात आ गई, has made global connectivity more accessible, fostering partnerships and facilitating the seamless exchange of ideas. ठीक है। enhancing collaboration, seamless exchange। तो जरा इंफॉर्मेशन का तबादला जो है ना बहुत अच्छा हो गया। किस वजह से? इंटरनेट से और स्मार्टफोन से। जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ वन बटन यू कैन कनेक्ट एनीबडी इन द एंटायर वर्ल्ड। गुड। तो इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया। अब आगे उसकी एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल को हम जरा ये ब्लू में ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, personalized and efficient customer services are now delivered through various channels such as chatbots। आप आजकल अगर डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, तो चाहे रात का कोई भी पहर हो, दिन का कोई भी पहर हो, या आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, किसी और जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी यहाँ पर सुबह तो आपका जो वेबसाइट है वहां पे तो अभी रात चल रही है, मगर अगर आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं या उस वेबसाइट पे जाते हैं और आप उनके साथ चिट चैट करना चाहते हैं, तो लाइव चैट अवेलेबल होती है। अब आमतौर पे जरूरी नहीं कि दूसरी तरफ कोई फिजिकली पर्सन बैठा होगा, वो चैटबॉट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली एआई के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि जो भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली आंसर आता है। ये आजकल तो आपके फोन्स के अंदर अवेलेबल है। आपको अगर कोई फोन करता है, कोई मैसेज करता है, आप अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज चला जाएगा। गुड। तो जो कंपनीज हैं वो एक्चुअली चैटबॉट्स यूज कर रही होती। उससे क्या होता है कि कस्टमर को 24/7 एक सर्विस अवेलेबल है। वो जो भी बात पूछना चाहता है, वो चैटबॉट इतना एडवांस होता है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो क्या हो रहा है? स्ट्रीमलाइनिंग कम्युनिकेशन एंड एनहेंसिंग कोलैबोरेशन। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल में फर्क आ गया। चैटबॉट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनेबलिंग रियल टाइम एंगेजमेंट एंड सपोर्ट। अब जरा ऊपर से इसको देखें जरा। सबसे पहले आपने दिया आइडिया, उसके बाद उसको किया एक्सप्लेन, और फिर उसके दी एग्जांपल। दैट्स हाउ वी हैव टू राइट द पैराग्राफ। देन हमारा दूसरा आइडिया आ जाता है, इसका हम कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं। It says, additionally, technology has revolutionized industries by improving efficiency and productivity. अब एक और काम भी हो गया, इंडस्ट्रीज ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है काम अच्छे तरीके से होना शुरू हो गया है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ज्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से। अब कैसे हुआ? अब यहाँ पे यूनिलीवर इज अ नोटेबल एग्जांपल। दूसरे पैराग्राफ में या उसी पैराग्राफ के दूसरे बुलेट के अंदर आइडिया दे के साथ ही एग्जांपल दे दी हुई है। अब यहां से लेके नीचे तक एग्जांपल ही है, एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेनेशन। ऐसे भी कर सकते हैं आप। यूनिलीवर इज अ नोटेबल एग्जांपल एज ऑटोमेशन हैज बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आउटपुट। अब ये एग्जांपल है, साथ एक्सप्लेनेशन है। ऑटोमेशन मींस एफिशिएंसी और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। डिजिटाइजेशंस इनेबल कंपनीज टू इनोवेट फास्टर, कट कॉस्ट्स। ठीक है, एक काम अगर 10 लोग मिलकर करते थे, उसकी जगह एक ही मशीन रख दी है, तो वो 10 लोगों का काम एक ही मशीन कर रही था। ठीक है। एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल, क्योंकि मशीन जो है वो फिर एरर्स कम करती है। गुड। आगे वो एक्सप्लेनेशन, ऑर्गेनाइजेशंस कैन कस्टमाइज सर्विसेज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड नीड। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी हमें रीजनिंग में और एग्जाम्पल में फर्क नहीं नजर आ रहा होता, प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, आप आइडिया दें और एग्जाम्पल को अच्छे से इलेबोरेट करें। और कई बार आपकी रीजनिंग अलहदा होती है और एग्जाम्पल अलहदा होती है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में आपकी रीजनिंग आ रही है, एग्जाम्पल आप सिर्फ अगर इतना भी लिखते ना, एग्जाम्पल चैट बॉट्स, तो आपका काम हो गया था। वन वर्ड की एग्जाम्पल इनफ, क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया होगा।
कई बार आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ती, तो दोनों ओके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आइडिया देना है उसको एक्सप्लेन भी करना, उसकी एग्जांपल्स भी देनी, अदरवाइज वो इतना अच्छा आंसर कंसिडर नहीं किया जाता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब भी आंसर दें उसको एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन करने के लिए रीजंस और एग्जांपल्स। गुड। सो एक आइडिया के साथ कम से कम एक रीजन और एक एग्जांपल होना चाहिए। अब आप इस पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं कि हमें दो आइडियाज दें, अगर आप एक भी दे दें इसके अंदर, जैसे यूनिलीवर की एग्जांपल ही ले लें या कम्युनिकेशन की ले लें, तो आपने अपने पैराग्राफ को एक्सपैंड करना है। अब पैराग्राफ कितना एक्सपैंड होना चाहिए? अच्छा पैराग्राफ जो है वो मिनिमम मिनिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आप एक ही आइडिया लिख रहे हैं और क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि हमें दो दो आइडियाज दें, तो 100 वर्ड्स अगर आपने लिखनी है, मीन्स उसमें आइडिया भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, उसकी एग्जाम्पल भी है, जॉब डन है। अगर आपने एक आइडिया लिखा है वो 60-70 वर्ड्स पे आके खत्म हो गया, मीन्स आपने आइडिया लिखा, एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दी, देन मैंडेटरी के एक और आइडिया डाल दें। आपने 100 वर्ड्स पूरे करने। ठीक है। अब कब दो आइडिया लिखना और कब एक लिखना है, क्या बताया मैंने? एक आइडिया तब लिखना है जब क्वेश्चन में कोई डिमांड ही नहीं है। वो कह रहा है कि जी हाउ हैज टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेसेस। ठीक है। क्वेश्चन की कोई डिमांड नहीं कि मुझे कम से कम दो वर्क प्लेसेस का बताएं या तीन का बताएं, उसने कहा जी बस बता दें वर्क प्लेसेस पे कैसे इम्पैक्ट आया। अगर आप इसमें एक आइडिया भी लिख दें, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें, उसकी एग्जांपल दे दो, 100 वर्ड्स अगर पूरे कर दिए आपने, गुड जॉब डन। अगर आपके 100 वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर आपको दो लिखने पड़ेंगे। गुड। कई बार क्वेश्चन के अंदर डिमांड होती है कि दो आइडियाज दें, जैसे वो कहते हैं एडवांटेजेस लिखें, कॉजेज लिखें, प्रॉब्लम्स लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली दो डिमांड करता है। फिर आप पे लाजिम है कि आपने दो ही लिखने हैं। फिर आपने 100 वर्ड से 120 वर्ड्स पे आप जा सकते हैं। फाइन। गुड। बस इतना याद रखना है कि मेन बॉडी पैराग्राफ 100 वर्ड्स का होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू शॉर्ट। आप कैसे बहुत शॉर्ट हो जाएगा और मेन पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं होगी। हाँ जी, आर वी गुड? ये वाली बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, इसकी एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। पैराग्राफ तो आपको समझ आ गया कैसे लिखना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्यूचर एडवांसमेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड। काम वैसे ही करना है, आपने जो भी इंडस्ट्रीज फाइनल की थी, जैसे शॉपिंग की थी, आपने मेडिकल की थी, कंस्ट्रक्शन की है, एजुकेशन की है, इनमें ही आप देख लें कि यार फ्यूचर में और क्या एडवांसमेंट्स हो सकती है, या इनके अलावा आप कोई और देखना चाहते हैं, कोई और देख लें, मुझे कोई त्रास नहीं है। ठीक है। मगर आपने ये बताना है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, एक आइडिया देना है, फिर उसको एक्सप्लेन और उसकी एग्जांपल भी देनी है कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है। गुड। कम से कम सिर्फ दो आइडियाज हमने निकाल ब्रेनस्टॉर्म करके, सो दैट वी नो कि फ्यूचरिस्टिक हम क्या बात कर सकते हैं। आपके पास 3 से 4 मिनट्स हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, और बुलेट लिखना है सिर्फ, ठीक है, पैराग्राफ नहीं लिखनी, कि फ्यूचर एडवांसमेंट्स क्या हो सकती है वर्क प्लेसेस पे टेक्नोलॉजी की। ऑलराइट जी, 5 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, वंस यू हैव रिटन द पैराग्राफ, ठीक है, जिसका हमने फॉर्मूला सारा देख लिया कि उसमें आंसर लिखना है सबसे पहले, मींस आइडिया सबसे पहले लिखना है। एक्सप्लेनेशन और जो आपकी मींस रीजनिंग और जो एग्जांपल है वो मिक्स होकर भी लिखा जा सकता है, मींस एग्जांपल पहले और एक्सप्लेनेशन, या एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल, या दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, बस आइडिया आपने पहले देना होता है। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सिंपल इसकी एक थ्योरी देखनी है आपने, यहाँ सबको समझ आ जाएगा। नाउ दैट्स द कंप्लीट आंसर, अभी मैं आपको दे दूंगा। आपने जब भी आइल्स में इंट्रोडक्शन लिखना है, द रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल। एग्जामिनर आज के आपने गिवन टॉपिक को पैराफ्रेज करना है, मींस इस वाली लाइन को रीराइट करना है। उसके लिए सिंपल आपको इसके सिनोनिम्स आने चाहिए, और ऐसी कोई शर्त नहीं कि सारे वर्ड्स को चेंज करके लिखूं। ठीक है, आप अगर हाफ स्टेटमेंट को भी मैनेज कर लेते हैं पैराफ्रेज फॉर्म में, दैट्स गुड टू गो। जैसे यहाँ पे लिखा है जी, इन टुडेज वर्ल्ड द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के वर्ड एज इट इज आ गए।
क्वेश्चन में लिखा है द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो द राइज के साथ रैपिड एडवांसमेंट कर दिया है और इन टुडेज वर्ल्ड एक एक्स्ट्रा फ्रेज ऐड कर दी है क्योंकि आज की बात हो रही है। गुड। हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, नीचे क्या लिखा है, हैज प्रोफाउंडली रेवोल्यूशनाइज्ड। ठीक है, रेवोल्यूशनाइज मींस चेंज करना, ट्रांसफॉर्म का मतलब भी चेंज करना होता है। रेवोल्यूशन का मतलब आमतौर पे होता है कि बेहतरी के लिए कोई चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म तो सिर्फ चेंज होता है, मगर यहाँ पर टॉपिक में ये कि बेहतरी की तरफ आ रहा है सारा कुछ। हाउ पीपल इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मीन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेट, वर्क एंड लिव, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी इसके अंदर इसको सम अप करती है। व्हेन वी पैराफ्रेज, जरूरी नहीं कि हर वर्ड को चेंज करना है, सेंस मैच करनी होती है स्टेटमेंट के साथ, ये चीज आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स मोस्टली गो वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता। अगर आप ऊपर कही हुई बात को किसी भी जुमले के अंदर लिख दें जिसकी सेंस मेंटेन रहे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सेंस है, वी आर गुड टू गो। तो स्टेटमेंट की सेंस है कि टेक्नोलॉजी राइज हो रही है और इम्पैक्ट आ रहा है काम पे, रहने पे और कम्युनिकेशन में। नीचे वाली स्टेटमेंट भी ये है कि टेक्नोलॉजी का राइज हो रहा है और आजकल के दौर में जिस तरह भी हम कम्युनिकेट करते हैं उस पर इम्पैक्ट तो आ रहा है। तो जनरल सेंस सेम है, वी आर गुड टू गो। एग्जाम में ऐसा मेरा ख्याल है बहुत कम होगा कि आपको हर वर्ड का सिनोनिम आता हो। गुड। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट के सेंस को मैच करना होता है, इसलिए दो चार वर्ड्स पे चेंज कर दिए, इसको रिस्ट्रक्चर करके लिख दिया, जॉब डन। इंट्रो के अंदर एक काम ये करना है। दूसरा काम, आपने जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखना होता है वन लाइन के अंदर। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसका मतलब कि दो आंसर स्टेटमेंट्स बनेंगी। आज हमने जिस तरह लेक्चर किया है, हमने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, हमने हैज इम्पैक्टेड का भी निकाल लिया और हमने फ्यूचर एडवांसमेंट्स का भी निकाल लिया। अब आपके पास अगर ये दोनों बुलेट्स अवेलेबल हैं, आप दोनों को अगर वन वन लाइन में लें तो आपका इंट्रो कंप्लीट है। अब बाकी के जो स्टेटमेंट लिखे इसमें क्या लिखा है, आई फर्मली बिलीव दिस ट्रांसपोर्टेशन इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय इनोवेटिव डेवलपमेंट्स दैट हैव रीडिफाइंड कम्युनिकेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। क्योंकि मैंने जो लिखा है पहले में मैंने कम्युनिकेशन को हाईलाइट कर दी है। ठीक है। और जो मैंने फ्यूचर वाला लिखा है उसके अंदर ये है कि डिफरेंट एडवांसमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम मोर एडवांस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपने पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हैं इनकी फर्दर एडवांसमेंट्स की बात कर लें, या कोई नई चीज भी डाल सकते हैं आप, मगर रहना वर्क प्लेस के ऊपर है, दैट्स द रिक्वायरमेंट। तो मैंने जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है मैंने उसी को एडवांस किया हुआ। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं ना, तो थीसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान है। थीसिस क्या होता है, जो भी उन्होंने सवाल पूछा है उसका आंसर लिखना है वन लाइन के अंदर, एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। और जो आपका टॉपिक है उसको पैराफ्रेज करना है। ये वाला फॉर्मूला हम एग्जीक्यूट करते हैं आइल्स में बार बार। दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कभी भी कोई जनरल डेफिनेशन नहीं डालनी है, इंट्रोडक्शन में कोई भी कोई फ्रेज से स्टार्ट नहीं करना, सिंपली जो टॉपिक गिवन है उसी से स्टार्ट करना आपने। आइल्स के पेपर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें जो हम ऐसे करते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस है, उसको वहीं से स्टार्ट करें जहां से टॉपिक दिया होता है। गुड। आखिरी बात रही कि कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन के अंदर अगेन यू आर नॉट सपोज टू राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ्स। आइल्स में जैसे भी मैंने जिक्र किया कि आपके ये आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस होते हैं, तो कंक्लूजन के अंदर बेसिकली हम रिजल्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मींस कि जो भी आपने दोनों पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला, वो आपने वन लाइन में लेके आना होता है। अब आपने दो क्वेश्चंस के आंसर किए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स बनेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है। तो कंक्लूजन जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपको एडवाइस है कि इसी फ्रेज से स्टार्ट क्या करें, इन कंक्लूजन, ये सबसे बेस्ट है। In conclusion, technology has greatly benefited society, especially in the workplace. Looking ahead, ये वही है जो अभी मैंने पैराग्राफ बनाया था, उसके अंदर है कि वर्क प्लेस पे इसका बेनिफिट हो गया है। और आई बिलीव एडवांसमेंट्स इन एआई have the potential to further transform work environments by enhancing efficiency, fostering innovation, promoting global standards and connectivity. क्योंकि इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है ज्यादा मैंने एआई पे लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को जरा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें फ्यूचर की बात की है, I started off with, in my opinion, digital technology set
to drive even more transformative changes in the future. फर्स्टली के अंदर मैंने AR और VR की बात की, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इवन दो ये स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर ये अभी और इवॉल्व हो रहे हैं। आप में से किसी को पता है AR और VR में फर्क क्या है? Actually, हम जो वीडियोस गेम क्लासेस पे जाते हैं, स्पेशल एआर में आप जो चैटबॉट्स होते हैं, चैटबॉट्स कुछ और है, VR का आपने सही बताया। अच्छा, आजकल डिफरेंट एप्स अवेलेबल हैं, खासतौर पे फर्नीचर की एप्स अवेलेबल हैं, या जैसे भी हमने ऑटोकैड्स वगैरह की बात की है, ये सारी AR रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी है। आपको चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो प्लेस करके दिखा देंगे जी फाइनल शक्ल ऐसे निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज करने के लिए जाना है, आप अपनी खाली जगह की तस्वीर खींच के ले जाए तो उनसे कहते हैं यहाँ पर कौन सा फर्नीचर अच्छा लगेगा, या आपके ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप पिक्चर खींचिए और AI से पूछिए यार यहाँ पे किस तरह का फर्नीचर, किस शेप में, किस डायमेंशन का अच्छा लगेगा जो कि सूट करे इसको। वो आपको पिक्चर एक बना के दे देगा, उस पिक्चर में आपको एक विजुअल क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसा दिखेगा फिनिश्ड होकर। क्योंकि इमेजिन करना मुश्किल है, पिक्चर देख के जरा विजुअलाइज करना आसान। उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर मूवी है, वैसे तो काफी सारी मूवीज में है, मगर आयरन मैन काफी मशहूर हुई थी, देखिए इसके 2-3 पार्ट्स भी हैं। ठीक है, आप बेशक यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। आयरन मैन के अंदर जब भी वो अपनी लैब में काम करता है, वो 3D पिक्चर नजर आ रही थी, वो ऐसे हाथ से ऐसे करता है, ऐसे करता है, चीजें इधर जा रही हैं। वो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी है। वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके अंदर आप चीज को 3D में देख सकते हैं। जैसे भी मैंने ऑटोकैड की एग्जांपल दी, सिंपल घरों के जो आजकल नक्शे बनते हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। क्लाइंट को पहले बता दिया जाता है कि आपका घर इस शेप में आएगा, इवन उसके अंदर कलर्स, उसके अंदर फर्नीचर ऐड करके दिखा देते हैं कि ये इस कमरे की लुक फाइनल ये बनेगी। अभी हालांकि खाली प्लॉट होता है वहां। मेकिंग सेंस? ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आप जा नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप खुद इमर्स हो जाते हैं, आप खुद 3D के अंदर चले जाओ। ये आमतौर पे हेड गियर्स वगैरह पहन के होता है। ठीक है, जब आप कोई चीज पहन लेते हैं और आप उस गेम के अंदर चले जाते हैं, अगर आप वो गेम शेम्स खेल रहे हैं, दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी। अब हम इसको वर्क प्लेस पे लेके जा रहे हैं। वर्क प्लेस पे क्या है कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करके एक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर घर पे बैठ के समझे कि आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आपको फील आएगा। कई बार आपको भी लगता है कि घर पे बैठ के शायद उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, स्टूडेंट्स इसलिए कई बार लाइब्रेरी चले जाते हैं, कई बार आके कॉमन रूम से बैठते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट मिलता है तो एक मूड बन जाता है पढ़ाई करने का। गुड। अब अगर आप अपना ट्रेवल ही बचाना चाह रहे हैं और घर पे बैठ के आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, देन VR इज द प्लेस। इसी तरह जो लोग जॉबियंस हैं उनसे कहे जी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लोग लेजी हो जाते हैं। तो अगर आप वर्चुअल रियलिटी में बैठेंगे आपको लगेगा हम ऑफिस में बैठे हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपकी काम की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। ये वो वाली एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर फिर मैंने आगे एग्जांपल्स दिए हैं एम्स्टरडेम की, इसके अंदर जो एज ऑफिस है, इसके अंदर एफिशिएंसीज के साथ जिस तरह यूज करते हैं उसकी एग्जांपल्स हैं। आगे फिर और AI की एग्जांपल्स हैं। AI आजकल मेरे ख्याल है बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब यूज करते हैं, यू ऑलरेडी नो व्हाट द AI इज। ठीक है, कि जिसके अंदर सिस्टम्स खुद करते हैं। ये आगे उसी की एग्जांपल है जिसके अंदर AI यूज करके डिफरेंट कंपनीज, जैसे स्टारबक्स की मैंने एग्जांपल दी है, वो क्लाइंट्स की प्रेफरेंसेस पिकअप कर लेते हैं। ये जैसे आप आजकल इंटरनेट पे जाते हैं, जिस चीज पे क्लिक करते हैं उसी तरह की एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे AI काम कर रहा होता है, वो आपके क्लिक्स को नोट कर रहा होता है कि किस किस तरह के इंटरेस्ट हैं आपके, तो वो फिर उस तरह की प्रोडक्ट्स, उस तरह की वीडियोस डिस्प्ले करता है। तो ये सारी एग्जांपल्स AI की हैं, तो ये इसको और एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग डिफरेंट लेवल पे जा रही है। गुड। ये इसके अंदर सारी बात की हुई है। अब जो भी आपने पैराग्राफ्स में लिखा है उसका रिजल्ट नीचे लिखना होता है, दैट इज कंक्लूजन। इसको एक्सपैंड नहीं करना। गुड। अब इसको 1 पेज पे लेके इसकी जनरल से समरी बना लेते हैं। आपने जब भी आइल्स में एसेस लिखने हैं, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। मिनिमम 4 पैराग्राफ आपने लाजमी बनाने हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रो एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। बॉडी में आपके 2 पैराग्राफ्स आते हैं जिसको मेन पैराग्राफ्स कह सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि कम से कम 100 वर्ड्स ईच होना चाहिए। और कब हमने 2 लिखने हैं आइडियाज, कब हमने 1 लिखना है, वो भी हमने डिस्कशन कर ली। गुड। क्वेश्चन की डिमांड हो तो फिर तो लिखना ही लिखना है।
दो आपने आइडियाज, और अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो एक आइडिया लिखे उसको एक्सपैंड करें 100 वर्ड्स के ऊपर। एक्सपैंड कैसे करना है ये भी हमने बात कर ली है, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल। और अगर आपसे ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहा तो फिर दो आइडियाज डाल दें उसके अंदर। इसको 100 पे जरूर आपने लेके जाना है। आपका जो इंट्रो होता है वो आपके क्वेश्चन के टॉपिक पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैराफ्रेज करना होता है। आमतौर पे जो आपका इंट्रो है ये 40 से 60 वर्ड्स का हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन, बड़े से बड़ा भी आएगा तो 60-65 वर्ड्स का कवर हो जाएगा। बस कोशिश करना है इसको 40 से 60 के अंदर आपने रखना है, ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। अदरवाइज इंट्रो में और बॉडी के पैराग्राफ से फर्क नजर नहीं आएगा। और आपका जो कंक्लूजन होता है ये आमतौर पे इंट्रो से थोड़ा सा कम होता है, तो ये कह लें कि अगर इंट्रो 40 वर्ड्स का है तो ये आपका अराउंड वर्ड 30 वर्ड्स पे फॉल कर जाएगा। और अगर इंट्रो आपका 60 वर्ड्स का है तो ये आपका राउंड अबाउट 40-45 वर्ड्स पे चला जाएगा। तो आप ये कह लें कि कंक्लूजन जो है वो 30-40 वर्ड्स का आपको होना चाहिए। तो अगर आप इस नंबर को भी फॉलो करते हो तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 250 वर्ड्स की, वो आराम से पूरी हो जाती है। बट अगर आप उससे एक्सीड भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल गुड टू गो। हाँ जी विकट, अगर आपसे कोई पूछे कितने पैराग्राफ्स बनाने तो पता है। आपसे अगर कोई ये पूछे कि किस पैराग्राफ में क्या करना है, इंट्रो में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है और बॉडी में क्या करना है, यू नो। आपसे अगर कोई ये पूछे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए पैराग्राफ की, सो यू नो। आपसे अगर कोई ये पूछे कि जी कब हमने दो आइडियाज लिखने और कब हमने एक लिखना है, यू नो, दो दो। ठीक है जी, इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ और फिर आपको होमवर्क दे देते हैं। इसको मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ।